हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर आए हैं और इस 21वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 21वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 13 का संबंध है 38 के साथ में, उसी प्रकार से 17 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 13 से यहाँ पर 38 कैसे बना है। तो यहाँ पर देखिए 13 से यहाँ पर 38 बन जाएगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें प्लस 25 कर दें तो 13 और 25 मिलकर बन जाएगा 38। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 38 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 17 के अंदर है और 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 17 के अंदर क्या कर देंगे प्लस 25 कर देंगे। तो 17 और 25 मिलकर बन जाएगा 42। क्या हमें 42 किसी ऑप्शन में दिया गया है तो नहीं सर, 42 हमें किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। यानी कि हम इस प्रश्न को इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए मेरे भाई जब एक लॉजिक से प्रश्न सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब ध्यान से देखिए इस प्रश्न को दूसरे किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको सोल्व किया गया है कैसे, तो 13 से यहाँ पर 38 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 13 का मेरे भाई क्या किया गया है 3 के साथ में गुणा किया गया है। यदि हम 13 का 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 13 तिये 39 और इस 39 में से -1 करके यहाँ पर लिखा गया है 38। और ध्यान से देखिए 38 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 17 के अंदर है और 17 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 17 का हम क्या करेंगे 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 का 3 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 17 तिये 51 और इस 51 में से यदि हम 1 को कम कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 50। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 50। अब हमें देखना है कि संख्या 50 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 50 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पीतल
कांसा और मिश्र धातु, इन तीनों शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और देखिए आपके एग्जाम में वेन डायग्राम से संबंधित लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यानपूर्वक देखना है और उसके बाद में उन सभी शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन है। जैसे यहां पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे पीतल और कांसा के बीच में। क्या पीतल और कांसा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पीतल और कांसा इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, पीतल और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या पीतल और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो आंसर है पीतल और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई पीतल एक प्रकार का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, कांसा और मिश्र धातु के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या कांसा और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो आंसर है कांसा और मिश्र धातु इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई कांसा भी एक प्रकार का क्या है, मिश्र धातु है। अब यहां पर इतना आपको पता चल गया। अब क्या करेंगे हम वेन डायग्राम तैयार करेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई आपको पता चला कि जो पीतल और कांसा है ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और आपको एक चीज और पता चली कि पीतल क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है और कांसा भी क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु है। यानी कि इन तीनों शब्दों में से कॉमन शब्द है मिश्र धातु। तो यहां पर हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए, मिश्र धातु के लिए। उसके बाद में देखिए पीतल क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो पीतल का आरेख आ जाएगा किसके अंदर, मिश्र धातु के अंदर है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या बच गया, कांसा बच गया। कांसा भी क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो मेरे भाई कांसा का आरेख भी आ जाएगा किसके अंदर, मिश्र धातु के अंदर है। और ध्यान से देखिए पीतल और कांसा दोनों क्या है, अलग अलग हैं। यानी कि पीतल, कांसा और मिश्र धातु इन तीनों शब्दों का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है? तो हाँ सर है, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस आरेख की पहचान करें जो दिए गए शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पक्षी, सरीसृप और सांप इन शब्दों का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन शब्दों को ध्यान से देखना है जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उन शब्दों के बीच में देखना है रिलेशन। यदि आपको रिलेशन पता चल जाएगा तो आप वेन डायग्राम आसानी से तैयार कर दोगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। यहां पर देखिए पहला शब्द है पक्षी, उसके बाद में देखिए दूसरा शब्द है सरीसृप और तीसरा शब्द है सांप। हम यहां पर क्या करेंगे, इन तीनों शब्दों के बीच में देखेंगे रिलेशन है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए क्या पक्षी और सरीसृप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पक्षी और सरीसृप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे सरीसृप और सांप के बीच में। तो क्या सरीसृप और सांप के बीच में कोई
रिलेशन है? तो हाँ सर, सरीसृप और सांप के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो मेरे भाई जो सांप है ये आता है सरीसृप वर्ग के अंदर है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम रिलेशन देखेंगे पक्षी और सांप के बीच में। क्या पक्षी और सांप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? तो नहीं सर, पक्षी और सांप के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब इतना आपको पता चल गया। आप वेन डायग्राम तैयार करेंगे कैसे, तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, पहला आरेख हम बनाएंगे किसके लिए? पक्षी के लिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये पहला आरेख हो गया किसके लिए? पक्षी के लिए। अब उसके बाद में देखिए, यहां पर देखिए दूसरा शब्द है सरीसृप। अब आपको पता है कि सरीसृप का संबंध पक्षी के साथ में नहीं है, लेकिन सांप के साथ में है। क्या संबंध है? तो मेरे भाई जो सांप है ये किसके अंदर आता है? सरीसृप के अंदर आता है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये दूसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए? सरीसृप के अंदर है। और सांप है ये किसके अंदर आता है? सरीसृप के अंदर आता है। तो मेरे भाई सांप का आरेख आ जाएगा किसके अंदर है? सरीसृप के आरेख के अंदर है। यानी कि पक्षी, सरीसृप और सांप, इन तीनों शब्दों का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई यहां पर देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ऑल सब्जेक्ट का मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा 80 रुपये के अंदर। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहां पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 15,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। किसके? मेरे भाई जीके, जीएस और साइंस के। ठीक है, इसी के साथ में देखिए आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर कंप्यूटर के। ठीक है, इसी के साथ में और देखिए मेरे भाई आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5,000 और वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में। इस प्रकार से आपको लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 9 से यहां पर 243 से कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 9 से यहां पर 243 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 6 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर पता करेंगे कि यहां पर 9 से 243
कैसे बना है? तो मेरे भाई 9 से यहाँ पर 243 बनाने के लिए क्या किया गया है? सबसे पहले तो इस 9 का किया गया है स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। और इस 81 का यहाँ पर क्या किया गया है? 3 के साथ में गुणा किया गया है। यदि हम 81 का 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 243। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 243 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 6 के अंदर है और इस 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई? जिस प्रकार से 9 का स्क्वायर किया गया है उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इस 6 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इस 36 का भी 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई 36 का 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहां पर 36 दिए हो जाएगा 108, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 108। और ध्यान से देखिए 108 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से जेड ए का संबंध है वाई बी के साथ में उसी प्रकार से एक्स सी का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करोगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर जेड ए का संबंध वाई बी के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए जेड ए का संबंध वाई बी के साथ में कैसे है। तो देखिए यहां पर है जेड से क्या बन रहा है वाई, यानी कि देखिए मेरे भाई ध्यान से देखिए जेड आता है कितने नंबर पर? 26 नंबर पर है और वाई आता है 25 नंबर पर, ठीक है। यदि हम 26 से 25 पे चलेंगे तो यहां पर देखिए यदि हम 26 में से क्या कर दें? -1 कर दें तो बन जाएगा 25, यानी कि जो अल्फाबेट लेटर जेड है इसमें से -1 करके यहां पर लिखा गया है वाई। अब इसी प्रकार से देखिए आगे क्या हो रहा है? ए से बी, यानी कि ए आता है 1 नंबर पर और बी आता है 2 नंबर पर। अब 1 से 2 कैसे बनेगा? तो यहां पर देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें? +1 कर दें तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2, यानी कि यहां पर क्या किया गया है? पहले लेटर के अंदर -1 करके लिखा गया है और दूसरे लेटर के अंदर +1 करके लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? यहां पर बताएंगे कि एक्स सी से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर पहला लेटर है एक्स से हम यहां पर क्या करेंगे? लेटर ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए एक्स आता है कितने नंबर पर? 24 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए पहले क्या किया गया था? -1, तो 24 में से हम -1 कर देंगे तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा 23 और 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डब्ल्यू, तो यहां पर हम भर देंगे डब्ल्यू। इसी प्रकार से यहां पर देखिए फिर क्या है? सी, तो मेरे भाई सी से आगे याद करेंगे, ठीक है। तो सी आता है कितने नंबर पर? 3 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए -1 करने के बाद में किया गया था +1, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 3 के अंदर कर देंगे +1, तो 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4। और मेरे भाई 4 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है डी, तो यहां पर हम भर देंगे डी। यानी कि जिस प्रकार से जेड ए का संबंध है वाई बी के साथ में उसी प्रकार से एक्स सी का संबंध हो जाएगा डब्ल्यू डी के साथ में। अब हमें देखना है कि डब्ल्यू डी किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर डब्ल्यू डी हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है ईंधन के रूप में, ऑप्शन बी है स्नेहक के रूप में, ऑप्शन सी है विमंधक के रूप में और ऑप्शन डी है
विद्युत रोधी के रूप में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो याद रखना थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश राज्य है, ऑप्शन बी है केरल राज्य है, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य है और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर राज्य है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रबड़ उत्पादन में देश का अग्रणीय राज्य है केरल है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है ओडिशा में, ऑप्शन बी है मणिपुर में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और मेरे भाई सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है चांदी का, ऑप्शन बी है तांबा का, ऑप्शन सी है लेड का और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से तांबा धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोल गैस, ऑप्शन बी है जल गैस,
ऑप्शन सी है प्रोड्यूसर गैस और ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस, इन दोनों के गैसीय मिश्रण को कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मूल कर्तव्य के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 48A में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 52 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 53 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51A में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि मूल कर्तव्य के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में बताया गया है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर को, ऑप्शन बी है अजमेर को, ऑप्शन सी है भरतपुर को और ऑप्शन डी है कोटा को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो मेरे भाई याद रखना भारत की जो सबसे लंबी नदी है गंगा, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। इसको भी आप जरूर याद रखना। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, प्रश्न बनता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो मेरे भाई याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है? ऑप्शन ए फास्फोरस का, ऑप्शन बी है चारकोल का, ऑप्शन सी है ग्रेफाइट का और ऑप्शन डी है गंधक का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इसी के साथ में आप याद रखना जो ये ग्रेफाइट है ये एक प्रकार का क्या होता है? तो मेरे भाई ये एक प्रकार का अधातु होता है, ठीक है। और ये ग्रेफाइट अधातु होने के साथ में विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर है
कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका देश में पाई जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1858 में और ऑप्शन डी है 1853 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है सिक्किम राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि सासी जनजाति का संबंध किस राज्य से है, या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो मेरे भाई याद रखना इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सासी जनजाति का संबंध है पंजाब राज्य से। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, जीके जीएस और साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने? लगभग 15,000 प्लस है। ठीक है, इसी के साथ में देखिए मेरे भाई आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स के, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं कंप्यूटर के। ठीक है, इसी के साथ में देखिए आपको 5,000 क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। ठीक है, और मेरे भाई मैथमेटिक्स और रीजनिंग कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलने वाली है। इस प्रकार से आपको 25,000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।